नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी की नई रणनीति की। नई रणनीति के तहत ऐसा तय किया गया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर 3 हफ्ते तक लगातार थैंक यू नरेंद्र मोदी कैंपेन किया जाएगा पूरे देश के अंदर। वैसे तो हर प्रधानमंत्री का जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है, प्रधानमंत्री मोदी का भी जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता था, लेकिन इस बार कुछ विशेष किया जा रहा है। कुछ विशेष इस लिहाज से किया जा रहा है कि जो 3 हफ्ते का कार्यक्रम होगा, उस 3 हफ्ते के कार्यक्रम को एक तरीके से सेवा और समर्पण अभियान का नाम दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के घरों तक जाएंगे, घर घर पहुंचेंगे और उनको प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या काम किया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद कहेंगे, थैंक यू कहेंगे। वैसे तो आपने हिंदुस्तान के हर पेट्रोल पंप पर आजकल बड़े बड़े पोस्टर बैनर देखे होंगे, लंबे समय से आप देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी होती। दुनिया और भारत का शायद ही ऐसा कोई पेट्रोल पंप होगा जहां नहीं होगा। तो और टीवी चैनल्स पर लगातार उनकी तस्वीरें आप देखते हैं, उनका विज्ञापन देखते हैं और उनके कार्यक्रम को लाइव काटा जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये विशेष आयोजन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। और इस विशेष आयोजन के तहत तकरीबन अगर मैं कहूं तो 14 करोड़ बैग जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो प्रति व्यक्ति दिया गया है, उस पर प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ साथ थैंक यू प्रधानमंत्री की बात कही जाएगी। साथ ही साथ महामारी के दौरान जो वैक्सीन की कार्यक्रम किया गया, उसमें भी प्रधानमंत्री जी को थैंक यू कहा जाएगा। तकरीबन एक चीज और इस पूरे मामले में यह है कि 5 करोड़ थैंक यू मोदी जी के पोस्ट कार्ड भी भेजे जाएंगे। कुल 71 नदियों के स्थान को चिन्हित किया गया है, क्योंकि 17 तारीख को प्रधानमंत्री 71 साल के हो जाएंगे, तो 71 नदियों के स्पॉट्स में जाके वहां सफाई अभियान किया जाएगा। अब यह सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री जी वैसे भी लोकप्रिय हैं, तो यह अलग से इस कार्यक्रम करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या कारण है? क्या यह प्रचार का एक माध्यम है या वाकई में कुछ ऐसा संकट है जिसको दूर करने की जरूरत है और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में लोगों की आस्था को, विश्वास को रीइंफोर्स करने की जरूरत है? या ये कहा जाए कि पिछले दिनों कोरोना की क्राइसिस के बाद जिस तरीके से कई सर्वे ने इस बात को स्थापित किया कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता में जबरदस्त गिरावट आई है। इंडिया टुडे का मूड ऑफ द नेशन ने तो कहा कि जो प्रधानमंत्री के तौर पर जो प्रधानमंत्री 66% लोगों की पसंद हुआ करते थे, वो गिर के 24% रह गई है, यानी लगभग 42% की गिरावट आई है। उसके पहले आपने देखा होगा मॉर्निंग कंसल्ट नाम के अमेरिकी एजेंसी थी, उसने भी इस ओर इशारा किया था कि प्रधानमंत्री लोकप्रियता में लेकिन जो उनकी अप्रूवल रेटिंग 64% थी, वो घट के 37% हो गई है। तो क्या ये जो घटती हुई लोकप्रियता है, उसको संभालने की कोशिश है या प्रधानमंत्री को नए सिरे से भगवान बनाने की या मसीहा बनाने की कोशिश है? दोनों ही स्थितियों में इसका एकमात्र मकसद वो ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो 5 राज्यों के होने वाले हैं, उसमें प्रधानमंत्री की छवि को गढ़कर, नए सिरे से गढ़कर उसका वोटों की फसल काटी जा सके, चाहे मसीहा बना के, चाहे गिरती हुई लोकप्रियता को संभाले। तो क्या असल कारण है और क्यों किया जा रहा है? जो मैं कह रहा हूं उसमें कितना दम है, कितना दम नहीं है, इसी पर चर्चा और बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान है। हमारे साथ है विजय त्रिवेदी जी, जो भारतीय जनता पार्टी पर जिनकी किताब बड़ी मशहूर किताब है, साथ ही इन्होंने आरएसएस पर भी किताब लिखी जो हाल में आई हुई है। हमारे साथ समा नकवी, जो भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय तक कवर करती है, साथ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर एक किताब भी लिखी है। प्रिया सहगल है, जो न्यूज एडिटर है, हमारा से प्रोफेसर भी। हम तारीख में जो सबसे बड़ा है वो सवाल इसी कि आखिर इस कार्यक्रम को करने की कोशिश क्यों की जा रही है, इसके पीछे की मंशा क्या है, इसके राजनीतिक फलितार्थ क्या है और क्या वाकई में प्रधानमंत्री में गिरावट आ रही है और क्या वाकई में उनकी लोकप्रियता में कमी हो रही है या उनकी लोकप्रियता को नए सिरे से रिइंफोर्स करने की जरूरत है। सबसे पहले रविकांत जी, मेरा सवाल आपसे इस बात को लेकर है कि आप जब लखनऊ में बैठे हुए, उत्तर प्रदेश में जहां चुनाव होने वाले हैं, वहां क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता में कमी आई, उसको रिइंफोर्स करने की जरूरत है? निश्चित तौर पर। आपने 2-3 संस्थाओं का जिक्र किया। अमेरिका की जो संस्था है मॉर्निंग कंसल्ट, उसने दूसरी लहर जो कोरोना की चल रही थी उस बीच में जो सर्वे किया था, खास करके जो शहरी मध्य वर्ग जो मोदी का जाप किया करता था, उसमें बहुत तेजी से मोदी की लोकप्रियता में गिरावट हुई थी। और अभी जिसकी बात आपने की, जो इंडिया टुडे का सर्वे है जिसने दिखाया है कि अगस्त
2020 से लेकर के अगस्त 2021 के बीच में 1 साल के भीतर 42% मोदी की लोकप्रियता में गिरावट हुई है। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि नरेंद्र मोदी लगातार पिछले 20 साल से, अभी अक्टूबर में उनके 20 साल पूरे हो जाएंगे सार्वजनिक जीवन के, उन 20 सालों में लगातार वो अपनी ब्रांडिंग करते रहे हैं, अपनी छवि को चमकाते रहे हैं। सबा नकवी हमारे बीच में है, मुझे लगता है कि वो और बेहतर तरीके से बताएंगे। लेकिन जहां तक मुझे याद है कि 2007 के चुनाव में बच्चे मोदी मुखौटा पहन करके चुनावों में दिखाई पड़ते थे, और वहां से जो मोदी ने अपनी ब्रांडिंग शुरू की 2012 के चुनाव में, जिस तरीके से उन्होंने विवेकानंद पूरा एक यात्रा निकाली थी, विवेकानंद विकास यात्रा, और उसमें उन्होंने एक दार्शनिक की छवि, एक दार्शनिक राजा की छवि अपनी बनाई थी, जिसमें 2-3 बातें मुझे याद आ रही हैं कि वो पब्लिक के बीच में जाते थे, और जो कनेक्टिविटी होती है उनकी खास करके लोगों के बीच में, वो तो अद्भुत है। लोगों से वो बात करते थे, पूछते थे। एक वाक्य मुझे याद आ रहा है कि लोगों से उन्होंने पूछा कि आपको सड़कें अच्छी मिल रही हैं? लोगों ने कहा कि हाँ। पानी आपको मिल रहा है? हाँ। बिजली आपको मिल रही है? हाँ। फिर उन्होंने पूछा कि आप लोग क्या संतुष्ट हैं? लोगों ने जवाब दिया कि मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि लेकिन मैं कतई संतुष्ट नहीं हूं, मैं और बेहतर चाहता हूं। तो उन्होंने उस समय गुजरात के लोगों में एक उम्मीद, एक आशा पैदा की, और उसके बाद जिस समय वो भारत की राजनीति, माने केंद्र की राजनीति में उभर रहे थे, 2014 के इलेक्शन में चाय की चर्चा से लेकर के वो अच्छे दिनों के वादा, भ्रष्टाचार दूर करने का स्वप्न, और जो तमाम संस्थाएं हैं उनको मजबूत करने, देश को एक विकास, बड़े विकास के साथ विश्व गुरु बनाने का जो उन्होंने सपना दिखाया था, वो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते एक तरह से वो दरक चुका है। और वो दरका खास तौर पर जो आर्थिक असफलता है नरेंद्र मोदी की, विदेश नीति की जो असफलताएं हैं उसको आम आदमी नहीं समझता है, लेकिन खास करके जो आर्थिक नीतियां रही हैं उसमें महंगाई और बेरोजगारी, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, और वहां से लेकर के कोरोना आपदा में जिस तरीके से सरकार एक तरह से कोई ध्यान नहीं दे रही थी, बिल्कुल पृष्ठभूमि में चली गई थी, और दूसरे फेज में तो लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि नरेंद्र मोदी सरकार लोगों की कोई चिंता नहीं कर रही है। तो ये जो हालात बने हैं, उन हालातों में लोग इस बात को समझ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी, और ये इस बात को मुझे लगता है कि ज्यादा जरूरी तौर पर कहा जाना चाहिए कि इस बीच में योगी आदित्यनाथ की और अमित शाह की लोकप्रियता बढ़ी है। ये बात जरूर है कि वो हिंदुत्व के कारण बढ़ी है, क्योंकि लोगों की जहां संतुष्टि दिखाई दी है वो राम मंदिर का इशू है, कश्मीर का इशू है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि योगी आदित्यनाथ लगातार उन्हें चुनौती दे रहे हैं। तो इस चुनौती का सामना करने के लिए भी और अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए लगातार नरेंद्र मोदी, चाहे वो अन्य योजना हो या पेट्रोल पंप पर आप मुस्कुराते हुए इनके चेहरे देखेंगे, तो ब्रांडिंग लगातार वो करते रहे हैं, और उसमें आज भी वो पीछे नहीं हट रहे। बिल्कुल। सबा, ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो नई कोशिश हो रही है लगातार 3 हफ्ते तक थैंक यू मोदी, उसमें चाहे वैक्सीन का मामला हो, चाहे गरीबों को अनाज देने का मसला हो, इसके नेतार्थ क्या है? क्या जो रविकांत जी कह रहे हैं कि जो लोकप्रियता में गिरावट आ रही है उसको रोकने की कोशिश है, या नए सिरे से नरेंद्र मोदी को रीस्टैब्लिश करने की कोशिश है? इसके बहुत सारे पहलू हैं। नमस्कार आशुतोष, और रविकांत जी ने शायद मेरी किताब का वो चैप्टर पढ़ा है जहां मैंने लिखा है कि 2002 के चुनाव में वो हिंदू हृदय सम्राट थे, 2007 के चुनाव में, गुजरात की मैं बात कर रही हूँ, वो इंडस्ट्रियलिस्ट, तब तक वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू हो गए थे, तो उन्होंने अपने आप को फ्रेंड ऑफ इंडस्ट्री बन के पेश किया। 2012 में वो विश्व गुरु का अवतार पहली बार आया, जब स्वामी विवेकानंद की छवि हर स्टेज पे थी, और जब वो दिल्ली के तरफ, जब उनकी नजर दिल्ली के तरफ पड़ी, तो 2014 का चुनाव, हिंदुस्तान का सबसे महंगा चुनाव, सबसे ब्रांडेड, सब ये सब हो गया। ये सब हम लोग सब जानते हैं, ये कोई मैं खास बात नहीं कह रही हूँ। मेरी सोच ये है आशुतोष कि शुरू से ही जब हम नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो कल्ट ऑफ लीडर, एक कल्ट ऑफ पर्सनालिटी बहुत ही क्लासिक तरीके से बनाई जाती है। अब बीजेपी के पास 2-3 चीजें, एडवांटेजेस ये हैं कि ऑपोजिशन में कोई क्लैरिटी नहीं है, दूसरी बात हिंदुत्व एक चीज है जो उनके लिए काम करती है, और तीसरा पहलू ये है कि नरेंद्र मोदी
की छवि वो मानते हैं, पार्टी मानती है कि उसको, कि चाहे लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो, उस हद तक मोदी के खिलाफ नहीं है। ये हमको मीडिया के नैरेटिव्स बताते हैं। आपने कहा है कि इंडिया टुडे के सर्वे ने दिखाया है कि उनकी इमेज डाउन हो रही है। ये जरूर उनके लिए परेशानी की बात होगी, लेकिन ये जो कैंपेन जो शुरू किया है, ये बस अब बीजेपी ऐसे ही बन गई है कि मोदी, हिंदुत्व, मुसलमानों की तरफ नफरत, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। इकोनॉमी, आज भी हम पढ़ रहे हैं कि फोर्ड मोटर्स हिंदुस्तान छोड़ के जा रही है, लोग भूखे हैं, गरीबी, कुछ नहीं एड्रेस हुआ है। लेकिन हिंदुत्व, नफरत और नरेंद्र मोदी की छवि, यही भाजपा मानती है कि यही काम करती है, यही उनके लिए यही उनके स्ट्रेंथ्स हैं। इसके ऊपर एक और पहलू बीजेपी में ये है कि बीजेपी के अंदर जो इनर पार्टी डेमोक्रेसी थी, जो कि लोग अलग अलग विचार आगे रखे, बहस हो बहुत होते थे, और मीडिया के लिए बहुत मजेदार दौर था। हम लोग इनफाइटिंग कहते थे, इनफाइटिंग, लेकिन पार्टी काफी ओपन थी, हाईकमांड पार्टी से अलग थी। अब भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व में हम देखें, जो लीडरशिप के जो कल्ट्स बनते हैं, अब हम लोग लोकतंत्र से एक अथॉरिटेरियन फिगर को चूज करते जा रहे हैं, और यही फिनोमिना हम नरेंद्र मोदी में देखते हैं। आपको याद होगा कुछ ही महीने पहले, शायद फरवरी में, इस साल की शुरुआत में, स्टेडियम या फरवरी या मार्च में एक हिंदुस्तान का या दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम को उनका, उसमें नरेंद्र मोदी का नाम दिया गया। दूसरी बात, हमारे कोविड सर्टिफिकेट्स में उनकी फोटो आई। हर तरीके से ये कल्ट ऑफ लीडरशिप बनाई जा रही है बीजेपी की तरफ से, और बहुत ही क्लासिक टेम्पलेट है जो अथॉरिटेरियन फिगर जो लोकतंत्र से आते हैं। इसके ऊपर काफी रिसर्च भी हो चुका है, आप पढ़े, काफी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स वगैरह ने, हार्वर्ड वगैरह में एक किताब लिखी है, हाउ डेमोक्रेसीज डाई, और वो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसीज मिलिट्री कू से नहीं मारी जाती हैं आजकल, वो इलेक्शन से मारी जाती हैं, क्योंकि बहुत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग अथॉरिटेरियन फिगर्स को चूज करते हैं, फिर सिस्टम्स उसके बाद सबवर्ट होते जाते हैं, और एक लीडर का एक कल्ट बनता जाता है। तो ये सब, ये इसके बहुत पहलू हैं। बस जी, बिल्कुल, बहुत सारे पहलू इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन प्रिया, ये जो प्रयास है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या ये उत्तर प्रदेश के चुनाव को फोकस पे रखकर किया जा रहा है? बिल्कुल आशुतोष, उत्तर प्रदेश के चुनाव अभी बिल्कुल आ ही रहे हैं, तो फोकस बिल्कुल उनका बिल्कुल प्रायोरिटी वही होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव बिल्कुल एक तौर से सेमीफाइनल की तरह से माने जाते हैं। हालांकि अभी ऑपोजिशन की बातचीत चल रही थी कि क्योंकि काफी सर्वेज ने बताया कि योगी आदित्यनाथ अभी भी आगे हैं, तो इस तरह से प्रोजेक्ट ना करें। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहते हैं कि चुनाव में भी ये मोदी वर्सेस योगी फाइट होगा, कि किसको क्रेडिट मिलेगा जीत का, क्योंकि अभी तक हमने देखा है पोस्टर जो लगाए हैं उत्तर प्रदेश में ज्यादातर चीफ मिनिस्टर के हैं और प्राइम मिनिस्टर के नहीं है। तो इससे थोड़ी चर्चा हो गई थी कि शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी इज बिकमिंग थोड़ा सा हैंडीकैप हो रहा है, उनको क्यों इतना पोर्ट्रे क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कोविड की जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जा रही है और चीफ मिनिस्टर के ऊपर नहीं जा रही है। तो एक ये भी चर्चा चल रही थी विद इन बीजेपी के अंदरूनी मामलों में, तो शायद उसको लेके या बाकी प्राइम मिनिस्टर के कल्ट की इमेज को लेके, क्योंकि उनको ये डिसीजन ली गई है कि वापस ही प्राइम मिनिस्टर मोदी के कल्ट को फिर से रिवाइव करें, और धन्यवाद मोदी के पोस्टर्स और भी आने लग गए हैं। लेकिन एक थोड़ा सा इसको कहते हैं बैकफायर भी हुआ है, क्योंकि पेट्रोल पंप पे ये धन्यवाद मोदी के जो पोस्टर्स है, मैंने देखा है सोशल मीडिया में बहुत लोग सेल्फी ले रहे हैं, जहां पे पेट्रोल के दाम 100 हो गए हैं, वहां पे वो कह रहे हैं धन्यवाद मोदी जी। बड़ा आयरनी और बड़े मजा ले रहे हैं उस पोस्टर्स का कि देखिए पेट्रोल के दाम के लिए भी धन्यवाद मोदी जी। तो वो थोड़ा सा ये जो होता है अपने आप को कल्ट प्रमोट करना, कभी कभी इस तरह के पिटफॉल भी होते हैं, वो थोड़ा बैकफायर भी हो गया, इस तरह से हुआ था ये वाला। और एक हम बात कर रहे हैं ना कल्ट की, तो फिर एक आपने इंडियन सर्वे के बारे में किया, एक यशवंत देशमुख का भी सर्वे था आशुतोष, उनको मैंने आपके शो में भी देखा है काफी टाइम।
उन्होंने सर्वे किया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी सबसे कम कब थी, सबसे कम थी अप्रैल में, जब हमारा सेकेंड लहर थी। और वो वेस्ट, उन्होंने वो कहा कि मैं आपको डेट तक बता सकता हूँ, 6 अप्रैल को, जिस दिन उन्होंने वेस्ट बंगाल का वो अपना कैंपेन शुरू किया था, और वो स्टेज से बोल रहे थे, देखो देखो कितनी सारी भीड़ है, कितने लोग आए हैं। उस समय कोरोना का सेकेंड वेव थी, लोग दिल्ली में मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, और सबको बोला था सोशल डिस्टेंसिंग करो, और यहाँ पे प्रधानमंत्री भीड़ देख के खुश हो रहे हैं। तो उसको लेके काफी उनकी इमेज डाउन हुई थी, सबसे लोएस्ट पॉइंट उनका वो था। लेकिन 2 महीने बाद जून में जब सब कुछ ठीक हो गया, और प्राइम मिनिस्टर, आपको पता है इन्होंने कोरोना कैसे हैंडल किया, शक्ल ही नहीं दिखाई, जब सारा मामला ठीक हो गया फिर वो आए। तो ही वाज टू बी द फेस ऑफ गुड न्यूज, वो फेस ऑफ बैड न्यूज बनना ही नहीं चाहते हैं। और जून के बाद उनके नंबर फिर से राइज होने गए। तो जैसे कि अभी सभा ने और बाकी लोगों ने भी कहा, उनको मार्केटिंग पता है, उनको पता है कि कब शक्ल दिखानी है, कब शक्ल छुपानी है, कब पोस्टर पे आना है, कब बैग्स में आना है। गुड न्यूज में प्राइम मिनिस्टर मोदी होएगा, राशन फ्री मिल रहा है तो मोदी, फ्री वैक्सीन मिल रही है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी, अगर ऑक्सीजन की कमी है तो वो छुप गए, दिखे ही नहीं। जहां बैड न्यूज है, इकोनॉमी है, उसके बारे में बात ही ना करो, अगर बात ही ना करेंगे तो है ही नहीं। मोदी है तो मुमकिन है, जहां मोदी नहीं है तो नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता कि इकोनॉमी गिरी है, हो ही नहीं सकता कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। तो इस तरह से ये उनकी प्लानिंग है। एक तौर से हमने कहा था मार्केटिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द एक्सपर्ट, बीजेपी नोज हाउ टू विन अ कैंपेन। तो ये इस तरह से उन्होंने हम दिखा रहे हैं फिर से। बट विजय जी, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की और जो आरएसएस की जो मूल जो कोर है, कलेक्टिव लीडरशिप, जहां संगठन मजबूत होता है, अनुशासन मजबूत होता है, कलेक्टिव लीडरशिप की बात की जाती है, वहां कल्ट पे फोकस है सारा का सारा। अगर नरेंद्र मोदी कामयाब तो बीजेपी कामयाब, अगर नरेंद्र मोदी नाकामयाब तो बीजेपी की तबाही। ये बीजेपी अपने ही स्वभाव के विपरीत काम कर रही। आशुतोष जी, सभा ने जो बात की थी पार्टी को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर, वो जी विजय जी, अभी आप पुराने जमाने पर ही चल रहे हैं। पार्टी पुराने जमाने से आगे निकल गई है। ये कलेक्टिव लीडरशिप की बातें आप सभा की किताबें जब लिख रहे हो उसमें पढ़ते रहिए। अब पार्टी पूरी तरह से बदल गई है और वो पार्टी कल्ट लीडरशिप के साथ चल रही है, क्योंकि उनको पता है कि इसी के रास्ते वो जीत सकती है। ये उनकी मजबूरी भी समझ लीजिए, और जो भी स्थितियां हैं उसका भी एक नतीजा है। लेकिन आज ये कहना कि नरेंद्र मोदी लोकप्रिय नहीं है, ये किसी हद तक सही बात नहीं है। पॉपुलैरिटी गिरी है, पॉपुलैरिटी गिरती है, 7 साल 8 साल किसी सरकार में रहे हो। और ये जो 3 हफ्ते का जो कार्यक्रम है, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि उनके सरकार में रहने, सत्ता में रहने के 20 साल पूरे हो रहे हैं। 7 अक्टूबर 2001 को वो गुजरात में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब से अभी 7 अक्टूबर 2021 को 20 साल पूरे हो जाएंगे। इसलिए ये 3 हफ्ते का कार्यक्रम रखा गया। पहले ये कार्यक्रम नहीं होता था, ऐसा प्लान इस तरह से किया गया है उसको कि भाई 17 सितंबर को जब उनका जन्मदिन है, तब से 7 अक्टूबर तक 20 साल जो पूरे हुए हैं उस पर काम हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात है कि कट लीडरशिप पर तो कोई इसमें सवाल नहीं है, क्योंकि सब लोग जानते हैं इसको। लेकिन ये कहना कि लोकप्रियता नहीं है इसलिए ये सब हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो लोकप्रिय हैं इसलिए शायद मेरे को लगता है कि ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उन्हीं के सहारे चला जा सकता है। चाहे वो कितनी भी लोकप्रियता कम हो गई हो, तो उसको कैसे सस्टेन किया जाए, उसको कैसे ज्यादा एनकैश किया जा सकता हो, इस पर ज्यादा फोकस है। बार बार इस बात पर फोकस किया जा रहा है। और थैंक यू मोदी, ये सरकारों के तरीके होते हैं। मैं सब राज्य सरकारों के भी देख रहा हूँ, लेकिन अभी हम लोग राज्य सरकारों की चर्चा नहीं कर रहे, तो वो सब राज्य सरकारें भी इसी तरह से करती हैं। दिल्ली में केजरीवाल साहब के थैंक यू के पोस्टर होर्डिंग्स लगे हुए हैं, बघेल साहब वैक्सीनेशन पर फोटो लगाए हुए हैं, ममता बनर्जी के पोस्टर्स अलग तरीके से चलते हैं, और बहुत सारे लोग हैं, तो वो अलग तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी के बिना बीजेपी का गुजारा नहीं है, ऐसा बीजेपी को लगता है। ये आज की हकीकत है, और इसलिए उनको उनके साथ ही चलना है। इसलिए सामूहिक नेतृत्व या नहीं नेतृत्व की कोई बात ही नहीं है। अभी वन पॉइंट एजेंडा पर, जैसे आरएसएस का एक मूल मंत्र है, एक चालुकानुवर्ती। एक चालुकानुवर्ती का मतलब है कि एक ही जो लीडर है उनके साथ चलना है। संघ की विचारधारा में होगा, लेकिन वहां पर भी जो सरसंघ चालक जो कहते हैं, सरसंघ चालक ही वो है ब्रह्म वाक्य। तो वही भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है लगातार। उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं, तो ये जाहिर है कि पार्टी की चिंता भी है, और उस पर फोकस करने के लिए एक बहाना भी है कि इस बहाने से रीएस्टेब्लिश किया जाए सारी चीजों को, जो योजनाएं हैं उन पर चर्चा की जाए। जो फेल्योर्स होते हैं उसके लिए तो चर्चा नहीं होगी।
धन्यवाद तो करके ये बताया जा रहा है कि भाई सरकार क्या क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। और उत्तर प्रदेश के चुनावों पर हमने पहले चर्चा की थी, तो पार्टी ने और आरएसएस ने अभी तक यही तय किया है कि योगी जी के फेस के साथ ही चुनाव लड़ा जाए। मोदी जी तो रहेंगे ही, मतलब बिना मोदी के भारतीय जनता पार्टी की या किसी कैंपेन की कल्पना ही करना आज की तारीख में मुमकिन नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है वाली बात है। तो योगी जी के रहते हुए भी मोदी जी हैं, मोदी जी के रहते हुए भी योगी जी हैं, इसलिए चल रहा है। लेकिन ये कैंपेन अब उस लोकप्रियता को सस्टेन करने की एक्सरसाइज है। अब यदि विजय जी विजय, मेरा सवाल इस बात जो आपने कहा ना, एक चालों का अनुवर्तित, जो आपने कहा कि फॉलो द लीडर, लेकिन आरएसएस में भी लंबी मंत्रणा, लंबे विमर्श के बाद ही कोई बात वहां सरसंघचालक कहते हैं। आज की तारीख में कैबिनेट के बारे में ये नहीं कहा जा सकता है कैबिनेट पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने के लिए लंबी चर्चा करती है और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर उसको आर्टिकुलेट करते हैं, बल्कि उसका उल्टा हो रहा है। प्रधानमंत्री जी आके कह देते हैं, बाकी लोग उस पर सिग्नेचर कर रहे हैं। ये जो लीडरशिप है, ये आरएसएस की कोर लीडरशिप प्रिंसिपल से बिल्कुल अलग है। तो ये बीजेपी को कहां लेके जाएगी, मेरा सवाल इस बात को लेकर ही है। यह मैं मानता हूं कि ये नई बीजेपी है, पुरानी बीजेपी ने नई बीजेपी है। ऐसा होता था कि अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे कि नरेंद्र मोदी को हटाया जाए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी नहीं हटा पाते थे और वो उनको मानना पड़ता था वो फैसला। आज की तारीख में संभव नहीं है। तो ये जो नई बीजेपी है, जो कल्ट है मोदी का, ये बीजेपी को कहां लेके जाएगा? इसका उल्टा जवाब है सर। ये कल्ट जो स्टाइल है, लीडरशिप है, ये बीजेपी को कहां ले जाएगी ये तो बाद में पता पड़ेगा। ये जो स्टाइल है वो बीजेपी को यहां तक लेकर आई है, ऐसा बीजेपी मानती है, समझे। ये जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है कल्ट लीडरशिप का, या प्रधानमंत्री को सबसे ऊपर करने का या फेस बनाने का, वो बीजेपी को आज यहां तक लेकर आई है। ये सब लोगों का या ज्यादातर लोगों का मानना है, समझे। अब कहां लेकर जाएगी वो तो अगला चरण है। ये पहला चरण ये है कि जहां थी वाजपेयी जी के वक्त में, या 20% वोट पर, 25% वोट पर, 180 सीटों पर, वहां से 303 सीटों पर इस कल्ट लीडरशिप की वजह से आई है। अब ये आगे जाकर कहां ले जाएगी, ये अगला चरण होगा कि उसमें कहां होता है। लेकिन फिलहाल पार्टी का 70%, 60% लीडरशिप और 80-90% वर्कर ये मानता है कि इस लीडरशिप से हम इस मजबूत स्थिति में पहुंचे हैं, इस स्टाइल ऑफ वर्किंग से। इसलिए हर चीज का इलाज जो है सिर्फ अब वो नहीं है कि एक, वो समझ लीजिए कि एक अनार 100 बीमार वाली जो कहावत है ना, तो वो एक ही अनार है। ठीक है, एक ही अनार है। बट आलोक जी, विजय जी ने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया कि पार्टी में कल्ट लीडरशिप है, बीजेपी नई बीजेपी है, लेकिन इसी वजह से बीजेपी 303 सीट पर पहुंची। तो बीजेपी उसको क्यों नहीं उसका एनकैश करे, क्यों नहीं उसको एक्सप्लॉइट करे? तो अगर वो 3 हफ्ते का कार्यक्रम नरेंद्र मोदी को लेकर करती तो उसमें गलत क्या है? ये बीजेपी ऐसा मानती है। ठीक है, मैं आपके आलोक जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने को। मेरे ख्याल से कुछ गलत नहीं है आशुतोष। उनके हिसाब से आप देखिए, अब उनकी जगह बैठ के देखिए तो क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है। या तो भारतीय जनता पार्टी तय कर पाए कि भाई ठीक है, हमको अब नरेंद्र मोदी की जगह किसी दूसरे को बनाना है, और वो नरेंद्र मोदी को ओवरशैडो कर पाएगा, इनसे ज्यादा लोकप्रिय है, इनसे ज्यादा वोट लाएगा, हमारी ज्यादा सरकारें बनवाएगा, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं है तो जो नरेंद्र मोदी को जिस तरह से फ्रंट पे रखा जा रहा है, आपका एक ही सिक्का चलता है तो आप उसी को चलाएंगे ना। फिर आप बाकी रोजगारी को लेके क्यों घूमेंगे? और ये जो अभी सभा ने किताब का जिक्र किया, हाउ टू किल अ डेमोक्रेसी, वो संयोग से जिस वक्त भारत में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई, उससे कुछ बाद में मैं थाईलैंड गया। थाईलैंड में मैंने देखा कि वहां के जो पिछले राजा थे, उनके बिल्कुल वैसे ही पोस्टर आपको खंभों पे लगे दिखते हैं जैसे यहाँ स्वच्छ भारत अभियान में आपने प्रधानमंत्री के पोस्टर देखे, एक झाड़ू लेकर झाड़ू लगाते हुए। हालांकि थाईलैंड में एक सफाई एक तरह का कल्चर बन चुकी है, और वहाँ हमारे देश के मुकाबले बहुत जबरदस्त सफाई है। वहाँ सफाई को लेकर सिर्फ आडंबर नहीं है, वो सफाई साफ दिखती है। लेकिन वहाँ राजशाही है, उस राजशाही में ये एक जगह नहीं है। 1984 पढ़िए तो उसमें बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, आपको हर तरफ बिग ब्रदर का चेहरा दिखता है। तो ये एक जगह पहुंचने के बाद, उससे पहले इच्छा तो पहले से होती है, लेकिन एक जगह पहुंचने के बाद वो नेता उसको मूर्त रूप देने लगते हैं कि अब सब तरफ मैं ही दिखूं। जब आदमी आंख खोले तो उसे मेरा ही चेहरा दिखे। इसमें जो लोग उनके भक्त हैं, जो उनके समर्थक हैं, विजय जी ने पार्टी के अंदर के लोगों का और पार्टी के नेताओं का नाम लिया, लेकिन उसके बाहर जो बड़ा भारी विशाल भक्त समूह है उसका नाम नहीं लिया।
उनके अंदर भी यही विचार है कि साहब ये नरेंद्र मोदी एक ऐसा आदमी आ गया है इस धरती पर जिसने हमारे सपनों को पूरा कर दिया है काफी हद तक, और जो बचे खुचे हैं वो भी ये पूरे कर देगा। ये डरता नहीं है, ये टिक के काम करता है। तो आपके मन में जितने भी विचार थे जिनको आप कहने से भी डरते थे इससे पहले, जी जो इस भारतीय जनता पार्टी के इस स्वरूप के राजनीति में प्रभावी होने से पहले जो बातें जुबान पे नहीं लाई जाती थी, अब वो जुबान पे लाई जा रही हैं, वो लिखी जा रही हैं अखबारों में, टेलीविजन चैनलों पे बोली जा रही हैं, और सरकार के मंत्री बाकायदा उन्हें व्यवस्थित रूप से इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे एजेंडा के साथ काम कर रहे हैं। भले ही जिस दिन पकड़ा जाए उसके अगले दिन कोई दूसरा सफाई दे देता है कि नहीं नहीं उनका इरादा ये नहीं था, उनकी इच्छा ये नहीं थी, या मैं इन्हें मन से कभी माफ नहीं करूंगा। वो मन से माफ करना क्या होता है तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जिन्हें मन से माफ नहीं करते हैं वो अपने आसपास देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये जो छवि बनाने का पूरा काम है ये बिल्कुल सिस्टम के साथ हो रहा है, और इसमें कोई मुझे ये नहीं लगता है कि इन्हें ये आशंका है कि छवि कमजोर पड़ रही है इसलिए उसको मार्केटिंग की जरूरत है। लेकिन कोई ना कोई दिक्कत तो है, अगर वो दिक्कत नहीं है तो इतनी भयानक तरीके से कैंपेन, और आप हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की छवि कमजोर ना पड़ रही हो, उनको ये डर लग रहा है पार्टी संगठन को कि इनके अलावा कोई और छवि हमारे पास दिखाने को नहीं है, इसलिए हम इसी छवि को इतनी जोर शोर से दिखाएंगे कि आदमी दूसरा सवाल पूछेगा ही नहीं। ठीक है, बट प्रोफेसर रविकांत जी, मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र इसलिए क्योंकि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कल्ट था और वो कल्ट पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर भारी था। कांग्रेस पार्टी में जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी का कल्ट आया और वो देश को सस्टेन करता हुआ ले गया। राजीव गांधी का भी कल्ट बनाने की कोशिश की गई। तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के बाद नरेंद्र मोदी जी का कल्ट अगर बनाती है तो उसमें गलत क्या, और हम ये क्यों कहते हैं कि अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं और लोकतंत्र कमजोर हो रहा है? देखिए, जिन तीन कांग्रेस के नेताओं का आपने जिक्र किया उसमें निर्विवाद रूप से जवाहरलाल नेहरू की जो छवि है वो देश के निर्माण की छवि है, और इंदिरा गांधी के साथ एक स्याह छवि भी जुड़ी हुई है आपातकाल की। राजीव गांधी को उतना वक्त नहीं मिला जो आगे उनकी छवि को हम लोग समझ पाते। लेकिन आज जो नरेंद्र मोदी की छवि है, मुझे लगता है कि उसमें एक बुनियादी फर्क है उन तीन नेताओं की अपेक्षा। नरेंद्र मोदी खंडित समाज के साथ अखंडित छवि बनाना चाहते हैं। बीजेपी से लेकर के पूरे देश में छवि एकमात्र नरेंद्र मोदी की हो और समाज विखंडित हो। और इसीलिए आपको याद होगा कि पिछले 7 साल की विभीषिका को छुपाने के नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त 2021 को 75 साल पहले की विभीषिका को सेलिब्रेट किया। ये हालात है इस देश में। तब लोकतंत्र के लोकतंत्र के बर्बाद होने का खतरा समझ में आता है। और आज एक समस्या नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तो वो है जो हत्या पर, मौत पर भी इवेंट मैनेजमेंट करती है। अटल बिहारी वाजपेयी की जो शव यात्रा थी वो कितनी हास्यास्पद तरीके से की। तो ऐसा नहीं है कि जो और दूसरी पार्टियां हैं वो अपनी छवि को निर्मित नहीं करती, अपने नेता की छवि को निर्मित नहीं करती। लेकिन इस हद तक जाकर के कि जहां उसमें ये मान लिया जाए कि जनता के पास कोई विवेक नहीं है, हम जो दिखा रहे हैं वही उसको लोग स्वीकार कर लेंगे। और पिछले 7 साल से कम, हालांकि उसके पहले से भी लगातार नरेंद्र मोदी की छवि को लोगों की आंखों में झोंका जा रहा है। अब वो लोगों की आंखों में किरकिरी लगने लगी है, और इसलिए थैंक यू मोदी जी, या मोदी जी ने बड़ा उपकार किया। और उपकार क्या किया? अचानक लॉकडाउन किया जिसमें सैकड़ों लोग मर गए, हजारों किलोमीटर लोग पैदल घरों को पहुंचे, पूरा जो आपका जो सेक्टर था, प्राइवेट सेक्टर था, वो बर्बाद हो गया। लोग सड़कों पर जिस बदहवासी की स्थिति में दिखाई दिए वो सबने देखा। उसके बाद, उसके पहले नोटबंदी की गई, नोटबंदी में पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। 2019 तक आते आते अर्थव्यवस्था की हालत यह है कि वो मंदी का शिकार हो गई। जब लोगों के पास पैसा नहीं है, जब लोगों के पास रोजगार नहीं है, उस वक्त डीजल और पेट्रोल और गैस की जो कीमत है वो कहां पहुंच रही है। लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार ने जो हालात बनाए हैं इस देश में,
पहले जब कोरोना की जी। आपदा आई तो उस समय जो छवि जो ब्रांड बनारस की एक सभा में मोदी जी ने कहा कि महाभारत का युद्ध तो 18 दिन में जीत लिया गया था, हम 21 दिन में कोरोना को पराजित कर देंगे। और उसके बाद थाली बजवाई, दीप जलवाए, सब किया और अंततः कहा कि आप कोरोना के साथ जीना सीख लीजिए। आत्मनिर्भरता का पूरा मंत्र दिया गया। और अब जब पूरी अर्थव्यवस्था डूब चुकी है तो जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं, चाहे अब हाईवे देख लीजिए, स्टेडियम, रेलवे, आपके एयरपोर्ट, ये सारे के सारे अब बेचने पर तुले हुए हैं। आज सच्चाई ये है कि जिसको लोगों के जेहन में नरेंद्र मोदी है, लेकिन अब वो उतने उल्लास के साथ उनका नाम नहीं लेते हैं। उनकी छवि अब आंखों में खटकने भी लगी है लोगों को, और जिन शब्दों में वो मोदी का नाम लेते हैं, मैं ये कह भी नहीं सकता। तो ये हालात नरेंद्र मोदी की छवि के अब हो चुके हैं। बिल्कुल। रविकांत जी, जो बात आप कह रहे हैं उसके दो सवाल निकलते हैं और दोनों सवालों में सबा और प्रिया से पूछूंगा। मेरा पहला सवाल इस बात को लेकर ये है कि ये जो बार बार ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने तो देश को डुबो दिया, समाज को खंडित कर दिया, लेकिन आज की तारीख में भी देश के सबसे लोकप्रिय हैं, बाकी नेता उनके आसपास कहीं नहीं है। तो अगर वो लोकप्रिय हैं, अगर वो गलत काम कर रहे हैं, अगर पेट्रोल के दाम 100 के ऊपर है, तो कुछ तो कारण होगा जिसकी वजह से वो लोकप्रिय हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, लोग उनको लगातार दूसरी बार उन्होंने बहुमत का आंकड़ा दिया है। तो एक पहला मेन रीजन तो ये है कि ऑपोजिशन में कोई है ही नहीं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में वैसे ही 2014 में उनको 32% वोट मिला, 2019 में 38%। ठीक है, हमारा सिस्टम है फर्स्ट पास द पोस्ट, उसमें और कोई नेशनल लेवल लीडर दिखा ही नहीं है, शायद कोई है ही नहीं नेशनल लेवल। रीजन्स में मजबूत नेता हैं। और एक बहुत बड़ा पहलू जो नरेंद्र मोदी कल्ट ऑफ लीडरशिप का शुरू से गुजरात से दिल्ली तक, वो है पैसा, मीडिया नैरेटिव्स। आप ये कभी मत भूलिए कि मोदी का ये हिंदुत्व प्लस कॉर्पोरेट फंडिंग का ये प्रोजेक्ट है। ये दोनों मिल के नरेंद्र मोदी की छवि में ये दोनों साथ साथ चलते हैं। डेटा आप दिखाता है, जो इनकम टैक्स डेटा है इलेक्शन कमीशन का, हर कि हिंदुस्तान का जो 2019 का जो चुनाव था, वो यूएस के डोनाल्ड ट्रंप चुनाव से ज्यादा पैसा हमने पाया हिंदुस्तान में। बीजेपी, इस दौर की बीजेपी के आने के बाद बहुत सारे बदलाव हुए हैं, और हम तुलना नहीं कर सकते नेहरू और इंदिरा गांधी इन सब लोगों के से। इसके एक पहलू ये भी है, वो ट्रेडिशनल एलीट्स थे। वो ट्रेडिशनल एलीट से आप कांग्रेस को देखिए, जिसने सालों तक यूपी में राज किया, उनके हमेशा ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे। उसके बाद एक दौर के बाद कुछ ठाकुर आने लगे। कांग्रेस में कुछ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं था, फिर मंडल आया, मंदिर आया। भाजपा जो है वो सब चीज, भाजपा, आरएसएस, ये सब चीज का कब्जा करने में लगी हुई है। तो रूथलेसनेस जो है सिस्टम में कि हम हैं और आप हमारे दुश्मन हो, क्योंकि वो बदलना भी चाह रहे हैं, वो कब्जा करना चाह रहे हैं। जो इनकी पॉलिटिक्स होगी उत्तर प्रदेश में, उसमें ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन भी होगा, लेकिन सवर्ण जाति के लोग उसके इतने खिलाफ नहीं होते जैसे मंडल के खिलाफ थे, क्योंकि वो समझते हैं कि ये स्कीम उन्हीं की है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साइकोलॉजी है जो मैथ साइकोलॉजी चल रही है। हालांकि मैथ पॉलिटिक्स यूपी की ओबीसी, नॉन डोमिनेंट ओबीसी, नॉन यादव ओबीसी के दौरान बीजेपी करेगी, लेकिन सवर्ण जाति के लोग समझते हैं कि अल्टीमेटली ये उन्हीं का प्लान है, जो पोस्ट मंडल जो बिल्कुल इररेलेवेंस हो गया। तो बीजेपी के बहुत सारे पहलू हैं। ये एक ऐसी फोर्स है जो ट्रेडिशनल सिस्टम से नहीं आई, जो जिससे अब कब्जा कर लिया है, और पैसा बहुत अहम है इस पूरी स्टोरी में। मोदी के इमेज मेकिंग में, मोदी के पोस्टर्स में, जो हम मन की बात, जो सब कुछ जो चलता रहता है, हालांकि मन की बात तो सरकारी प्रोग्राम है, वो सही नहीं होगा, लेकिन जो नॉन स्टॉप जो मीडिया पे जो कैप्चर हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट सिर्फ मीडिया के मिल रहे हैं बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ने 2014 से लाइव फीड देना शुरू किया, जहां भी मोदी गए वहां बीजेपी ने खुद अपना इंतजाम किया लाइव फीड्स का। तो इसमें ये हिंदुत्व पैसे के ऊपर भी चल रहा है,
और ये जो ठीक है, कल्ट सभा। बनाया गया है, ये पैसे से भी बनाया गया है। बिल्कुल, बट प्रिया, मिट्टी में तो जान नहीं फूंक सकते ना। नहीं, सही कह रहे हैं। अगर उन्होंने ये प्राइम, थोड़ा सा तो हमें क्रेडिट देना ही पड़ेगा। जैसे विजय जी ने भी बोला कि ही इज उनका सबसे बेस्ट एसेट है, उनका कुछ ना कुछ तो है उनमें जो इनको इतना उछाल रहे हैं और लोग इनको रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कि अगर हम हाल में देखें, राहुल गांधी की स्टेटमेंट्स देखें, चाहे वो चाइना पे हो, चाहे वो इकोनॉमी में हो, चाहे वो कोविड में हो, सबसे पहले वार्निंग राहुल गांधी ने ही हमको दी थी फरवरी में पिछले साल में कि कोविड आ रहा है, हमको सावधान होना चाहिए, प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जबकि हमारा हेल्थ मिनिस्टर कह रहा था कोई चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन एंड में राहुल गांधी सही हुए, परंतु उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी लो है। मैं समझती हूँ कि हर लीडर का सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है कि वो सच बोल रहे हो और लोग उनको नहीं मान रहे हो। दूसरी तरफ हमारे पास एक लीडर आए हैं जो कह रहे हैं बिल्कुल शॉर्टेज नहीं थी, ऑक्सीजन की टेस्ट नहीं हुई, अगर वैक्सीनेशन हुई है तो मेरी गलती नहीं है, वैक्सीनेशन तो स्टेट गवर्नमेंट की गलती है, ये सब बोल रहे हैं और लोग इनको मान रहे हैं। तो जो कुछ भी लोगों को, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो जीएसटी हो, सबसे कड़ा से कड़ा फैसला वो लेते हैं, डिसीजन लेते हैं और लोगों को अपनी तरफ से सेल कर सकते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं। ये है प्राइम मिनिस्टर मोदी की सबसे पॉजिटिव पॉइंट कि वो लोगों को अपने साथ ले जा सकते हैं, चाहे उनकी डिसीजन सही हो, चाहे उनकी डिसीजन गलत हो। दूसरी तरफ हमारे पास है राहुल गांधी, जो वो सही भी बोल रहे हैं लेकिन वो लोगों को कन्विंस ही नहीं कर सकते हैं कि भाई मैं सही बोल रहा हूँ। भाई चाइना में हमला हुआ था, वहां पे बोल रहे हैं कि घुसपैठियां आए ही नहीं थे, कब तक हम डिनाई कर रहे थे कुछ हुआ भी था या नहीं हुआ था। तो ये इन दी एंड, जैसे कि हम आज हमारे शो का टॉपिक है ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ये सब की तुलना करें, हमारे पास दो लीडर्स हैं और एक लीडर बिल्कुल ब्रांडिंग मार्केटिंग से बिल्कुल वहां तक आ गया, दूसरा लीडर इज नॉट इवन टेकन ऑफ। एक तो बीजेपी ने जो पैसा खर्च किया था, सभा ने बात है, थोड़ा सा पैसा उसमें भी गया था कि राहुल गांधी को पप्पू बनाया जाए, उनका इमेज नीचा किया जाए। तो एक तौर से उन्होंने अटैक भी किया और उधर इस पे बिल्ड किया। तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल 2014 से 2012 से मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर मोदी को सेंटर में लाने की बात हुई थी कि मोदी को बिल्ड करें और उनके खिलाफ जो है उनको नीचे लाए। इनफैक्ट अगर मुझसे पूछा जाए कि कौन प्राइम मिनिस्टर मोदी को अच्छा टक्कर दे सकता है, तो मैं सच्ची में मानूंगी कि अरविंद केजरीवाल ही हैं, जो बिल्कुल मार्केटिंग में हो या उनको टेक हिम फॉर ठीक है, उनका पैन इंडिया इमेज नहीं है और उस तरह से, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ कोई उनको ऑडेसिटी में मैच करे, कोई लग जाए, उनकी लोगों की अपील हो, तो आई थिंक अरविंद केजरीवाल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आउट ऑफ द ऑपोजिशन। आज शरद पवार ने बड़ा लंबा इंटरव्यू दिया है, मुझे पता है, ऑपोजिशन को लेकर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं केजरीवाल भी फिर कभी बहस कर लेंगे। आई नो अभी कर दीजिए, अभी मेरा सवाल ये है कि भले ही राहुल गांधी के बारे में जो छवि, बट बीजेपी के बाकी सारे नेता भी पप्पू हो गए हैं। इस बारे में बीजेपी को चिंता करनी पड़ी या नहीं चिंता करनी? क्योंकि इंदिरा गांधी पावरफुल थी, इंदिरा गांधी ने पार्टी को जिताया, इंदिरा गांधी उठा के लोगों को दूसरी तरह कर देती थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को चलाया और रूटलेस लोगों को आगे बढ़ाया, उसका नतीजा आज ये कि कांग्रेस पार्टी आज एकदम छितरी बितरी नजर आती है। ये खतरा क्या बीजेपी के अंदर जो जिनको पप्पू बना दिया गया है, क्या उनको एहसास है? नहीं, मैं फिर प्रिया, सवाल मेरा आपसे ही है। आज तो बिल्कुल, अगर आप देखें जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे ना, मेरे 9 रत्न है, मेरे जो हमने भी स्टोरी भी की थी, काफी स्टोरीज के प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम को ग्रूम कर रहे हैं 2014 में कि ये लोग उनके साथ रहेंगे, उनके की लेफ्टिनेंट्स बनेंगे। कौन थे ये लोग? सब राज्यसभा से, चाहे पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमन, जो भी देखा है, जो बीजेपी का सेकेंड रंग है वो सब राज्यसभा का ही है। एक थी स्मृति ईरानी बेचारी, और जब उन्होंने राहुल गांधी को हराया, मुझे बिल्कुल याद है 2019 में सबसे पहले जब रिजल्ट आए थे, स्मृति ईरानी ने पहले इंटरव्यूज दिए और सब उनके पीछे भागे क्योंकि वो जायंट किलर थी। उन्होंने राहुल गांधी को हटाया, क्या हुआ? वो बेचारी को बिल्कुल ड्रॉप कर दिया गया। हमने सोचा कैबिनेट में उनको बड़े पद मिलेंगे, बड़ा पोस्ट मिलेगा, उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। तो ये है कि कोई और लोकप्रिय नेता बिल्ड हो ही नहीं सकता। जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं वो सब राज्यसभा से हैं, जो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह पे डिपेंडेंट हैं कि उनके ऊपर हम बन सकते हैं। तो ये इंदिरा गांधी का ही रूल बुक है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लिया है, ग्रास रूटलेस लीडर्स को प्रमोट करना। तो इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, सब लीडर्स ऐसे करते हैं, तो उन्होंने भी वही किया है। तो विजय जी, ये जो बीजेपी के अंदर के पप्पू, इनका क्या होगा फिर? देखिए, आलोक जी जैसे विद्वान लोग बैठे, मार्केटिंग के मास्टर हैं। नहीं, मैं तो आपको विद्वान मानता हूँ। 4 किताबें आप लिख चुके हैं, अटल जी पे किताब लिखी है आपने, योगी आदित्यनाथ किताब लिखी है आपने, बीजेपी किताब लिखी है आपने, संघ परिवार की किताब लिखी है। हम में से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा लिखने वाले आप हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि जिसकी मार्केटिंग का
स्ट्रेटेजी या मार्केटिंग का पॉइंट ये है कि जिसकी दुकान सबसे ज्यादा चल रही हो, जो सबसे ज्यादा सेलेबल हो, उसी को चलाया जाता है ना। बात ये है। और अभी इतने सारे उदाहरण दे दिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम लगातार चाहे अनचाहे तौर पे नरेंद्र मोदी को विलन बनाए। विलन बनाने की कोई कारण हो सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नेहरू कल्ट है तो हमारे पास एक्सक्यूज है, इंदिरा गांधी कल्ट है तो एक्सक्यूज है, अरविंद केजरीवाल मार्केटिंग पर बहुत पैसा खर्च करते हैं और उसी स्टाइल में काम कर रहे हैं तो वो हमारे पास एक्सक्यूज है। और जितने लीडर्स हैं आज देश भर में, वो एमजीआर रहे हो, करुणानिधि रहे हो, जयललिता रही हो, नीतीश कुमार हो, सारे के सारे, लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, आज अखिलेश यादव हो, मायावती हो, सबके सब कल्ट लीडर हैं। तो समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की राजनीति कल्ट लीडरशिप पर चलती है। अब वो ये अलग बात है कि वो लोग इतने बड़े नहीं हो पाए जो नरेंद्र मोदी हो गए। तो जब इतना बड़ा कोई लीडर हो गया है, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी में यही होता है कि जो चीज बिक रही है उसके समय दूसरी स्ट्रेटेजी को यूज करने का कोई कारण नहीं। हो सकता है कि जब नहीं चले, जो आपने पहले सवाल किया था कि आगे क्या होगा, आगे जब कुछ होगा तो हो सकता है बदलाव हो जाए, क्योंकि ये बदलाव भी तो कभी ऐसे बड़े लीडर्स के साथ में हुआ था। जो एक बड़े लीडर्स थे भारतीय जनता पार्टी के, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे, जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, उसके बाद एक बड़ा बदलाव किया ना, क्योंकि वो नहीं चल रहे थे उस वक्त। ये रूथलेसनेस तो पार्टी ने दिखाई थी, नरेंद्र मोदी ने नहीं दिखाई थी। जब नरेंद्र मोदी को चुना गया तो ये पार्टी और संघ का फैसला था, तो वो रूथलेसनेस उन्होंने दिखाई कि वो नहीं चल रहे। तो हो सकता है 10 साल बाद, 5 साल बाद, 1 साल बाद, मैं ये नहीं कह रहा 10 साल बाद, 1 साल बाद भी यदि वो नहीं चलते हैं तो वो पार्टी फैसला करेगी कि क्या हो रहा है। लेकिन हर चीज के लिए विलन बनाना नहीं, मैं एक बात कह दूं कि हर चीज के लिए आप विलन बना लें। आप कहें कि वो विखंडित समाज फैक्ट्स पर होता है ना। 50 साल में जितने सामुदायिक बहस को हम कहीं और लेके जा रहे हैं। मैं आपको माफ करिएगा, मैं आपको बीच में टोका, मैं पूरी इज्जत के साथ माफ करिएगा। हमारा प्रश्न ये नहीं है कि मोदी जी को विलन बनाना या नहीं बनाना, वो हमारा काम भी नहीं और हम करते भी नहीं। वो मेरा सवाल इस बात को लेकर ये है कि जो जहां महत्वपूर्ण सवाल है, और आप इसका सवाल जवाब बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं, क्या संघ के अंदर वो ताकत है कि वो किसी को भी हीरो बना सकती है? जैसे अटल बिहारी वाजपेयी अगर अपनी वजह से बने तो लाल कृष्ण आडवाणी को खड़ा करने का काम आरएसएस ने किया, या नरेंद्र मोदी को अचानक उन्होंने उठाया, गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया और उसको उनको बढ़ाया और देश की राजनीति में लेकर आए। तो क्या संघ के अंदर वो ताकत है कि वो मोदी के जाने के बाद या मोदी के बाद किसी को भी उतना बड़ा नेता बना सकते हैं? नरेंद्र मोदी एक जवाब है ना इस बात का, इस सवाल का। नरेंद्र मोदी को संघ लेकर आया ना, उस समय तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन संघ ने तय कर दिया, क्योंकि संघ के पास एक बड़ा संस्था है जो उनको बनाने में, लेकिन व्यक्ति भी इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट किया, जिस तरह से बड़ा बनाया, उसमें नरेंद्र मोदी के कंट्रीब्यूशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन आरएसएस के बिना आज की तारीख में किसी भी लीडर को बनाना, बड़ा बनाना बहुत मुश्किल काम है। यदि आज आप सोचें कि पार्टी में कोई आदमी बिना आरएसएस की मदद के दूसरा लीडर बनकर नरेंद्र मोदी के ऊपर आ जाएगा तो वो कतई संभव नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी के बड़े बनने में उनका खुद का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आरएसएस का जरूर है ही, क्योंकि आरएसएस उनके साथ है, आज भी उनके साथ है। लेकिन हो सकता है कि आरएसएस कल किसी और बड़े लीडर के साथ हो जाए, जिसकी चर्चा हम लोग बार बार करते रहते हैं, तो बहुत सारी स्थितियां बदल भी सकती है। लेकिन नरेंद्र मोदी के बड़े होने में उनके कंट्रीब्यूशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते आरएसएस के साथ। ठीक है आलोक जी, ये जो सवाल है कि हम मोदी जी जब है तो हम कहते हैं लोकतंत्र पे खतरा है, नेहरू जी है तो लोकतंत्र पे खतरा नहीं है। ये तो अपने आप में बेमानी डिबेट है ना। हमको नेहरू जी पसंद है तो हमको नेहरू जी में सारी चीजें अच्छी लगती है, हम मोदी जी की आलोचक है तो हमें उनकी सारी चीज गलत लगती है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो नरेंद्र मोदी में देश का भविष्य देखता है और नरेंद्र मोदी के रहते मानता है कि देश जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत पावरफुल हुआ है और देश अच्छी तरीके से चल रहा। ये सही है। जो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे आप पेट्रोल के दाम पर सवाल पूछिए तो वो कहते हैं कि दुनिया में देखिए इज्जत कितनी बढ़ गई है। अब वो दुनिया में इज्जत कहाँ बढ़ गई है, इसका गणित कहाँ जोड़ा जा रहा है, ये मुझे नहीं मालूम है। कोई दुनिया भर में चुनाव हो रहा हो तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि आप जवाहरलाल नेहरू ने जब कल्ट फिगर बने तो आपने कहा सही है, या इंदिरा गांधी कल्ट फिगर बनी तो सही है, तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो किस प्रकार के कल्ट फिगर उस दौर में बने थे। हाँ, कल्ट फिगर थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन साथ में वो बहुत बड़े लोकतांत्रिक व्यक्तित्व के स्वामी भी थे। इस देश में लोकतंत्र की जड़ें जमाने में जो उनका योगदान है उसको आप किनारे नहीं रख सकते। जवाहरलाल नेहरू को एक आपको किस्सा याद होगा, मैंने तो पढ़ा ही है, आपने भी पढ़ा होगा, कि जब एक बुढ़िया ने उनसे पूछा कि जब हमारी आज़ादी मिली तो हमको क्या मिला,
तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम इस देश के प्रधानमंत्री को पकड़ के उससे सवाल पूछ सकती हो, तुमको ये मिला। आज मुझे बताइए कोई आदमी ये सवाल पूछ सकता है? जवाहरलाल नेहरू लगातार जनता से अपना सिक्योरिटी जो सर्कल होता है उसको तोड़कर पब्लिक के बीच में घुसने के लिए मशहूर थे। उनके सिक्योरिटी वाले लगातार परेशान रहते थे कि ये सिक्योरिटी ब्रीच कर जाते हैं। राजीव गांधी की तो मौत ऐसे ही हुई, और राजीव गांधी के बारे में बहुत ज्यादा बात करने का अर्थ नहीं है, क्योंकि वो उस तरह का कल्ट बनने की हैसियत तक पहुंच नहीं पाए थे, इतना समय उनको मिला नहीं है। इंदिरा गांधी जब कल्ट फिगर बनी थी, और इंदिरा गांधी सायास बनी है, इसमें कोई शक नहीं है, वो भी इसी तरह के डिजाइन पे काम कर रही थी, जैसे अभी सबा ने या प्रिया ने कहा कि वो इंदिरा गांधी की रूल बुक फॉलो हो रही है। जब से नरेंद्र मोदी शासन में आए हैं तब से ये बात 50 विश्लेषक कह चुके हैं। दिखता है कि इनका जो उद्देश्य है, टारगेट है, वो इंदिरा गांधी बनना ही है। इंदिरा गांधी में ही इनको अपना आदर्श दिखता है, और इंदिरा गांधी के उस स्वरूप में आदर्श दिखता है जो इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व का सबसे काला पहलू है। दिक्कत यहाँ है। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लगाते समय इंदिरा गांधी की कितनी आलोचना हुई है? कौन आदमी इस देश में ऐसा है जो आज की तारीख में खड़ा होकर इमरजेंसी की तारीफ करता हो? कि राहुल गांधी ने खुद इमरजेंसी पर शर्म जाहिर नहीं की है? बाकी लोगों को छोड़ दें, दुनिया के हर आदमी को छोड़ दीजिए। आप मुझे बताइए कि नरेंद्र मोदी के 2002 की भूमिका पर शर्म करने वाले भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितने लोग हैं, या उनके समर्थकों में कितने लोग हैं? फिर अगर कहा जा रहा है कि ये विभाजक समाज बना रहे हैं, तो क्या गलत कहा जा रहा है? तो ये, मैं कल्ट बनने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ये कल्ट बन रहा है, और ये कल्ट दुनिया में सब तरफ, जहां जहां तानाशाही आई है, लोकतंत्र तानाशाही में बदला है, वहां ऐसे ही बदला है। एक बहुत लोकप्रिय नेता होता है और वो चुनाव जीत कर आता है, और उसके बाद वो उस पूरे सिस्टम पे कब्जा करता है। इंदिरा गांधी के दौर में ये बात होने लगी थी, ये बात काफी बड़े पैमाने पे हो रही थी कि अब राष्ट्रपति प्रणाली आ जाएगी। इस समय ये चर्चा नहीं हो रही है, वरना ये चर्चाएं जब कोई दमदार व्यक्ति आता है तो होने लगती है कि अब इस व्यवस्था से चलता नहीं है, अब डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, लीडर चुना जाए, और वो फिर अपनी कैबिनेट बना ले, अपनी संसद बना ले, सब कुछ उसके हाथ में छोड़ दो। ये बातें फिर हो रही है। लेकिन इसके साथ एक सवाल और है आशुतोष जी। जिस वक्त चौकीदार चोर है का नारा लगा था, उस वक्त इस देश में कितने सारे चौकीदार पैदा हो गए थे, आपको याद है? मैं भी चौकीदार कैंपेन चल गया था। आज की तारीख में आपको लगता है कि ऐसा कोई कैंपेन चल रहा है, चलेगा? आज की तारीख में दूसरों को गाली देने का कैंपेन जरूर चल रहा है, लेकिन खुद को खड़ा होकर आइडेंटिफाई करके आदमी इस वक्त इस समाज में एक्सपोज करने का रिस्क नहीं ले रहा है कि मैं भी साथ खड़ा हो जाऊं, क्योंकि बहुत से लोगों को लगने लगा है कि इस तरह का रिस्क लिया तो दांव उल्टा पड़ सकता है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अपने अपने इलाकों में जा रहे हैं, और वहां उनके साथ जनता जो व्यवहार कर रही है, इसमें आपको इसकी छवि दिख सकती है। और तीसरी बात जो विजय जी ने कही कि नरेंद्र मोदी के बनने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के योगदान को छोटा नहीं आंकना चाहिए, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बनाए अगर नरेंद्र मोदी बनते होते तो पिछले 50 साल में हम 10 नरेंद्र मोदी देख चुके होते, और आगे भी कोई बन जाएगा। जो म्यूचुअल फंड में होता है, पीछे का रिकॉर्ड आगे की सफलता की गारंटी नहीं है, वही राजनीति में भी है कि कोई एक फॉर्मूले से एक नेता बनेगा, इसी फॉर्मूले से दूसरा बन जाएगा, ये असंभव है। और यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनकी मजबूरी है कि वो नरेंद्र मोदी के रहते हुए नरेंद्र मोदी के विकल्प के बारे में सोचने तक की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। काम करना तो भूल जाइए। आलोक जी, ठीक है। विजय जी, आपका रेफरेंस है, आप जवाब आपका रेफरेंस उसको गलत तरीके से शायद मैंने ये कहा था कि नहीं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, मैंने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी के कंट्रीब्यूशन को उनके बड़े होने में इग्नोर नहीं किया जा सकता। नहीं, मैं आपको गलत नहीं समझा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो जितने बड़े हैं उसमें उनका खुद का अपना योगदान है। मैं आपकी बात समझा, ऐसा नहीं कि मैं आपकी बात नहीं समझा, लेकिन आशुतोष ने सवाल जो आपसे पूछा था वो ये था कि क्या, लेकिन मैंने ये बात कहा था कि नरेंद्र मोदी का कंट्रीब्यूशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि लीडर, लेकिन आरएसएस ने उनको बनाने का एक मौका दिया, या जो भी सपोर्ट था वो था, लेकिन मोदी का बड़े बनने में मोदी का कंट्रीब्यूशन है, इससे इग्नोर हम नहीं कर सकते, ये कह रहा हूँ। और दूसरी बात है कि हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं, और वो चर्चा बिल्कुल ठीक चल रही है, चर्चा भी ठीक है, विषय भी ठीक है, लेकिन ये मानना कि चैनल अपने प्रोग्राम में जो 6 लोग बैठे हैं, वो हमारे जो इलेक्शन के 38% वोट है, जो सभा जी ने साफ साफ बताया,
मतलब करीब करीब 30 करोड़ लोगों से ज्यादा समझदार है, ये कुछ थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है। नहीं, एक सेकंड आशुतोष, ये देखिए, ये लोग ज्यादा समझदार हैं या कम समझदार हैं, एक अलग ही कहानी है। ये लोकतंत्र का परखने का तरीका वोट ही है ना। हमें अपने लोकतंत्र को परखने का, और एक बार नहीं 10 बार, एक बार नहीं 4 बार 5 बार 10 बार विधानसभा चुनावों में यदि उन्हें जीतने का मौका मिल रहा है, तो इसका मतलब तो या तो हम डेमोक्रेसी में भरोसा नहीं कर रहे, डेमोक्रेटिक सिस्टम में भरोसा नहीं कर रहे। मैं बार बार कहता हूँ, या तो इस पर बहस की जाए कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो हमारा चल रहा है उस पर तय करें, पहले उस पर तय करें। 18 विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा चुनावों के बाद भी कोई लीडर बना रहे, उसके बाद भी यदि आप उसकी लीडरशिप पर, इसका भी थोड़ा बारीक एनालिसिस होना चाहिए कि 18 विधानसभा चुनावों को 2 लोकसभा चुनावों को दोनों लोग एक साथ ना बोले, मेरी रिक्वेस्ट। नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ, केवल एक लाइन बोल रहा हूँ कि 18 लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी यदि आप किसी को लीडर नहीं मानना चाहते, मत मानिए, अपना लीडर बनाते रहिए। देश जिसको मान रहा है वो मान रहा है, मेरी पसंद नहीं है उसमें शामिल। मुझे लगता है ये थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन अलग है। ये सवाल है, अभी उत्तर प्रदेश में जो पंचायत के चुनाव हुए हैं, उन पंचायत के चुनावों का ओरिजिनल नतीजा और उनका फाइनल नतीजा, उसके बीच में जो फर्क है वो दिखाता है कि चुनाव कैसे जीता जाता है या कैसे खुद को जीता हुआ साबित किया जाता है। बट आलोक की एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि चूंकि हमने एक प्रक्रिया स्वीकार की है और उस प्रक्रिया के तहत निकल कर अगर कोई आदमी बनता है तो जाहिर सी बात है उसको एक्नॉलेज तो करना ही पड़ेगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब से नरेंद्र मोदी देश के गुजरात के मुख्यमंत्री बने उसके बाद से अपना कोई चुनाव वो नहीं हारे। उनके नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत हारी है, इसमें कोई दो राय नहीं, और मैं कम से कम 10 गिना सकता हूं जो हारी हो, लेकिन अपना चुनाव जहां पर उनका स्टेक था वो नहीं हारे। ये उनकी काबिलियत है। अब उसके लिए आप उनको उनकी आलोचना करें या कुछ भी, कोई एक अलग सवाल है। खैर, बातचीत बहुत गरिष्ठ हो गई, लेकिन मैं अपने दर्शकों से इतनी सी बात कहूंगा जो बात आलोक ने कही थी, और वो मैं याद दिलाना चाहता हूं अपने दर्शकों को, नई पीढ़ी को शायद याद नहीं होगा कि जब 1980 में इंदिरा गांधी जीत कर आई थी तो कांग्रेस पार्टी एक बड़े नेता हुआ करते, उनका नाम था वसंत साठे, और उन्होंने तब देश के अंदर एक बहस चलाई थी जिसका नाम था कि राष्ट्रपति प्रणाली इस देश के अंदर होनी चाहिए, और वो दरअसल उसी दिशा की तरफ जाने वाली बात थी कि देश की जो प्रधानमंत्री प्रणाली है उसको एक तरीके से आप पीछे कर दें, राष्ट्रपति प्रणाली लेकर आए और एक नेता खड़ा हो और लोग उसको चुने। तो ऐसा नहीं है कि आज जो नरेंद्र मोदी को लेकर जो एक आलोचना हो रही है उसके पीछे का कारण ये भी है कि इस देश के अंदर अगर एक प्रणाली हमने हमारे फाउंडिंग फादर्स ने बनाई है तो उसके तहत अगर कोई निकल कर आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर उसको बदलने की कोशिश हो तो भी उस पर सवाल तो खड़े होंगे। इंदिरा गांधी के जमाने में भी सवाल खड़े हुए थे और आज भी सवाल खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस बातचीत में शामिल होने के लिए। इतनी सी कोशिश है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में अगर गिरावट आती तो खबर तो है, वो इसको तो मानना पड़ेगा। अगर उसको एनफोर्स करने की कोशिश की जा रही है तो वो भी अपने आप में एक बड़ी खबर है। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।